welcome you all to my YouTube channel. This is Megha Kushresht and आज का हमारा टॉपिक है अर्थवॉर्म. ठीक है, आज हम अर्थवॉर्म के बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं. अर्थवॉर्म की एनाटॉमी, अर्थवॉर्म की मॉर्फोलॉजी, अर्थवॉर्म के ऑल दी ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, हम बाहर से देखेंगे अर्थवॉर्म कैसा लगता है, देन वी विल गो इनसाइड, उसकी एनाटॉमी भी देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑल्सो वी विल गो थ्रू. ठीक है, तो आज का ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. और बीच में जो दो टॉपिक है इसके, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू. ठीक है, मस्कुलर टिश्यू मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगी, सो यू कैन गो थ्रू दैट. लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने तीनों मस्कुलर टिश्यू पढ़ाए हुए हैं. ठीक है, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी. ठीक है, चलिए आज का टॉपिक अर्थवॉर्म हम स्टार्ट करते हैं. So here is the beautiful picture of the earthworm. जो इंडियन अर्थवॉर्म है वो दो वेराइटी हैं मेनली जो बहुत ही कॉमन है. वन इज द फेरेटिमा पोस्टमा and other one is the lumbricus. Okay, other one is the lumbricus. So ये जो है दो बहुत ही कॉमन है, इंडियन वेराइटीज हैं. और आप देख सकते हैं कि ये जो अर्थवॉर्म है इसकी जो बॉडी है उसमें क्या होते हैं, सेगमेंट्स. तो यू कैन सी इजिली इन दिस पिक्चर सेगमेंट्स आर प्रेजेंट. तो यू कैन सी दीज आर ऑल दी सेगमेंट्स इन द बॉडी ऑफ द अर्थवॉर्म, राइट. और ये जो अलग सा रीजन आपको दिख रहा है, दिस रीजन इज कॉल्ड क्लाइटेलम. अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्लाइटेलम बनाता है कोकून, और ये कोकून के अंदर होते हैं एग्स एंड स्पर्म्स. उनका होता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन और ये बन जाते हैं फिर बाद में वॉर्म्स, अर्थवॉर्म बन जाते हैं. फर्टिलाइजेशन हो जाता है अंदर, इनके कोकून के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, बट ये बॉडी से बाहर हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, बट इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द कोकून. और कोकून कौन बना रहा है, ये क्लाइटेलम. क्लाइटेलम इज अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है. ओके, मतलब ये ग्लैंड का काम कर रहा है, समथिंग इट इज सिक्रीटिंग, इजंट इट. सो ये जो है अर्थवॉर्म, इट बिलोंग्स टू द फाइलम एनिलिडा. बिकॉज हियर यू कैन सी रिंग्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी. ओके, ऐसे रिंग जैसे स्ट्रक्चर आपको इसकी बॉडी में दिख रहे हैं, है ना, जिनको बोलते हैं हम एन्युलाई, जहां से इसका नाम पड़ा एनिलिडा, राइट. तो जिसकी वजह से एनिलाई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, दैट्स व्हाई इट बिलोंग्स टू द फाइलम एनिलिडा, इजंट इट. और ये जो यहाँ पे सेगमेंट है, सेगमेंटेशन है, तो बाहर से आपको दिख रहा है कि इसमें पार्टीशन हो रहा है इसकी बॉडी में. यही पार्टीशन, जैसे ये एक अर्थवॉर्म है, अंदर से देखोगे ना तो सेगमेंट अंदर तक है, ये सेगमेंट बाहर भी हैं, ये ऐसे बाहर भी दिखेंगे और अंदर तक है, वो अंदर तक आ रहे हैं सेगमेंट्स, isn't it. ये जो सेगमेंटेशन होता है, दिस इज ट्रू सेगमेंटेशन एंड वी कॉल इट मेटामेरिक सेगमेंटेशन. ठीक है, तो अर्थवॉर्म जो होते हैं इसका जो आगे के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में एक लिप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम. और अर्थवॉर्म का जो पहला सेगमेंट है, दिस सेगमेंट, यहाँ पे होता है इसका माउथ. ठीक है, प्रोस्टोमियम में एक लिपलेस स्ट्रक्चर है जो कि खोदने के काम आता है. सॉइल, जब इसे अंदर जाना है, सॉइल में डिग करना है, तो ये प्रोस्टोमियम की हेल्प से अंदर की तरफ जाएगा. एंड प्रोस्टोमियम इज सेंसरी, ये सेंसरी ऑर्गन है, इजंट इट. तो ये क्लियर है. प्रोस्टोमियम के बाद का जो पहला जो सेगमेंट है उसे बोलते हैं पेरिस्टोमियम. ओके, कैसे याद रखेंगे, प्रो पहले आएगा, पेरी बाद में आएगा. देखो प्रो में आ रहे हैं 3 लेटर, पेरी में आ रहे हैं 4 लेटर, तो ऑब्वियसली 3 लेटर वाला पहले आएगा, है ना, सिंपल सी बात है. जस्ट वेट, राइट. सो ये चीज क्लियर हो गई आपको. चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
कि आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है। तो अर्थवर्म की आपने बॉडी देख ली, कैसी है, रेडिश ब्राउन कलर की है, ओके, और इट इज एन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट, इट इज नॉट अ वर्टिब्रेट, राइट, इट इज एन इनवर्टिब्रेट, इट इज टेरेस्ट्रियल, लैंड पे आपको दिख जाएगा अच्छे से, ओके, and that inhabits the upper layer of the moist soil, जहाँ गीली गीली मिट्टी मिलेगी, ऊपर की लेयर जो गीली गीली होती है वहां पे जनरली आपको अर्थवर्म देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम दे लिव इन burrows made by boring and swallowing the soil, और दिन के टाइम में ये अंदर घुसे हुए मिलेंगे बरोज के अंदर, है ना, अपनी मिट्टी खा खा के swallow कर करके वहां पे ये जो बरो बना देते हैं। And you can see in the garden they can be traced by their fecal deposits known as worm casting। तो आपने बहुत बार देखा होगा गार्डन में ऐसे गोल गोल से स्ट्रक्चर्स जो दिखते हैं आपको, एक्चुअली ये वो जो है वॉर्म की पॉटी होती है और उसे बोलते हैं वॉर्म कास्टिंग, isn't it? So ये वॉर्म कास्टिंग क्या है, फीकल डिपोजिट्स हैं, ये फीकल डिपोजिट्स, एंड दे आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए अर्थवर्म को हम फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं। सो लेट्स सी द कॉमन इंडियन अर्थवर्म आर फेरिटिमा एंड ल्यूब्रिकस, ये दोनों मैंने आपको बता दिए, फेरिटिमा एंड ल्यूब्रिकस ये दोनों कॉमन है। और इसका जो कलर आपको दिख रहा है, द कलर ऑफ द अर्थवर्म इज रेडिश ब्राउन कलर का अर्थवर्म होता है, राइट ये इसका क्लासिफिकेशन है, ज्यादा इतना डिटेल में नहीं जाना है, अदरवाइज जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जरूरी नहीं है, अदरवाइज यू आर डूइंग एनी अदर प्रिपरेशन यू कैन लर्न इट। तो फाइलम तो इसका एनिलिडा है, ठीक है, किंगडम आपको पता ही है भाई, किंगडम तो ये एनिमल में ही बिलोंग करेगा, एनिमल यही होगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, तो किंगडम एनिमल है, फाइलम एनिलिडा है, क्लास COF आपको याद रखना है, क्लास ऑर्डर फैमिली कॉफ, क्लास इज ओलिगोकीट, ऑर्डर इज ऑफिस्थोफोरा, फैमिली इज मेगास्कोलिडिएसी एंड जीनस इज फेरिटिमा एंड स्पीशीज इज पोस्टुमा। तो ये आपका अर्थवर्म का हो गया क्लासिफिकेशन। आपको इसका फाइलम याद रखना है एनिलिडा, क्लास अगर आप याद रख सकते हैं तो यू कैन लर्न इट, ओलिगोकीट। नाउ वी विल फर्दर मूव ऑन टू द मॉर्फोलॉजी, इजंट इट? सो अर्थवर्म, आप देखो, आप बाहर से देख रहे हैं अर्थवर्म को, तो अर्थवर्म ने आपने देखा कि उसकी जो बॉडी है इट इज सिलेंड्रिकल, इजंट इट? उसकी जो बॉडी है भाई सिलेंड्रिकल जैसी, लंबी सी पतली सी सिलेंडर जैसी उसकी बॉडी है, इजंट इट? और बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, इसकी बॉडी में आपको मिल रहे हैं सेगमेंट्स, एंड सेगमेंट्स का जो नंबर है, इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं मेटामियर्स, है ना, ये कितने हैं 100 to 120, इन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं मेटामियर्स, ये है 100 to 120 इन नंबर, ओके, 100 से 120 तक हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम इनकी डॉर्सल बॉडी और वेंट्रल बॉडी की, ठीक है? देखो हमारा डॉर्सल ये हो गया पीछे की तरफ, वेंट्रल हो गया हमारा फ्रंट, यही होता है डॉर्सल वेंट्रल का मतलब, ठीक है? डॉर्सल वेंट्रल, डॉर्सल मतलब हो गया बैक और वेंट्रल मतलब हो गया फ्रंट, ठीक है? सो हमारा ये बैक है, अगर हम ऐसे जमीन पे ऐसे कर करके चलेंगे, सो इमेजिन अर्थवर्म तो ऐसे ही चल रहा है ना, तो अर्थवर्म को डॉर्सल हो गया ऊपर की तरफ, ये वाला जो है ये डॉर्सल सरफेस होगा इसका, और ये जमीन के जो टच में है ना, कांटेक्ट में जो है वो हो गया वेंट्रल, इजंट इट? तो डॉर्सल सरफेस के इसमें इन द सेंटर बीच में आपको एक मीडियन लाइन दिखेगी, डार्क मीडियन लाइन आपको इसकी ऊपर की तरफ से आप देखोगे तो ऐसे एक धागा सा आपको दिखेगा, और ये है क्या, दिस इज अ ब्लड वेसल, ठीक है? ऊपर की तरफ जो है, ऊपर है तो भाई डॉर्सल बोल देंगे, डॉर्सल, और ये है इसकी ब्लड वेसल। I'll show you in the picture also, be don't worry about that। So इसकी पूरी लंबाई में आपको डॉर्सल ब्लड वेसल आपको ऊपर की तरफ दिखेगी। अब इसको नीचे से देखोगे तो नीचे से आपको इसकी बॉडी में दिखेंगे जेनिटल ओपनिंग्स, मेल एंड फीमेल जेनिटल ओपनिंग्स इसकी एक ही बॉडी में होती है। जो अर्थवर्म है इट इज हर्माफ्रोडाइट, यानी कि both male and female sex organ are present on the same body, both male and female
सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी, एक ही बॉडी में मेल ऑर्गन भी है और फीमेल ऑर्गन भी है, लेकिन इसमें होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आपस में अपने आप ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता भाई, दूसरा अर्थवॉर्म आके इससे कॉपुलेशन करेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन क्रॉस ही होता है, रिमेंबर दिस। अब नीचे ऊपर से हमने देख लिया, अब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो इसमें क्या देखेंगे, इसमें आपको छोटे छोटे पोर्स दिखेंगे। ठीक है, क्या दिखेंगे, पोर्स, जिनको बोलते हैं जेनिटल ओपनिंग्स, जेनिटल ओपनिंग्स आपको दिखेंगी। ओके, अब आते डॉर्सल वेंट्रल समझ में आया। अब एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये तो बहुत ही समझ में अच्छे समझ में आएगा। एंटीरियर मतलब आगे की बात कर रहे हैं, है ना, एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे। ठीक है, तो आगे जैसे हमारा ये मुंह है और पीछे हमारा एनस एरिया हो गया, है ना। तो भाई ये एंटीरियर पोस्टीरियर अर्थवॉर्म का भी देख लेते हैं। एंटीरियर में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इसका माउथ। ठीक है, एंटीरियर में क्या मिलेगा, माउथ, और मैंने आपको बताया था एक ऐसा स्ट्रक्चर है लिप जैसा इसके आगे, जिसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रोस्टोमियम। सो दिस इज अ लोब, ये माउथ के ऊपर की कवरिंग है, जैसे ये माउथ है हमारा, इसके ऊपर एक कवर लगा दो ऐसे। ओके, कवरिंग ऑफ द माउथ, एंड so you can see here a lobe which serves as a covering for the mouth and as a wedge, wedge का काम करता है to force open cracks in the soil into which the earthworm may crawl। तो भाई ये आगे इसके लिए खुदाई का काम करता है, जिससे कि earthworm आगे सॉइल में अंदर जा सके। ओके, सो दिस इज ऑल्सो सेंसरी इन फंक्शन, मैंने बता दिया प्रोस्टोमियम सेंसरी है, सेंसरी इन फंक्शन है। अब आते हैं इसका पहला बॉडी सेगमेंट, ये सेगमेंट नहीं है, प्रोस्टोमियम इज नॉट द सेगमेंट। अब पहला बॉडी सेगमेंट इसका क्या है, मैंने बताया पहला बॉडी सेगमेंट है इसका माउथ, जो पे है पेरिस, क्या है, पेरिस्टोमियम। इज दैट क्लियर। ठीक है, अब हम आते हैं इसके मैच्योर वॉर्म, जब बड़ा हो जाता है अच्छे से, जिसके पास माउथ भी है, और इसमें आपको 14 to 16 सेगमेंट पे एक प्रोमिनेंट डार्क बैंड मिलता है, जिसे बोलते हैं क्लाइटेलम। ये भी मैंने बता दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आपको जो नोट करनी है वो ये है कि ये कौन से सेगमेंट में मिल रहा है, 14 to 16 सेगमेंट में क्लाइटेलम मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 to 16 सेगमेंट, रिमेंबर इट, 14, 15, 16। ठीक है, तो 3 सेगमेंट से बना हुआ है क्लाइटेलम। अब देखो, ये हो गया प्रोस्टोमियम, ये हो गया पेरिस्टोमियम। अब आ जाते हैं 14, 15, 16, ये वाला पार्ट, ये है क्लाइटेलम। ओके, अब बात करते हैं क्लाइटेलम के आगे का रीजन और पीछे का रीजन। ठीक है, तो भाई क्लाइटेलम से आगे का पार्ट जो है वो प्री क्लाइटेलर हो गया, ये हो गया प्री क्लाइटेलर रीजन, और ये हो गया पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। इज दैट क्लियर। सो ये क्लाइटेलर के बेस पे इसकी जो बॉडी है इसको डिवाइड कर दिया गया है 3 प्रोमिनेंट रीजन में, प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलर एंड पोस्ट क्लाइटेलर सेगमेंट। ओके, तो ये इसको डिवाइड कर दिया है 3 पार्ट में इसकी बॉडी को। क्लाइटेलम तो हो गया 14th से 16th सेगमेंट में इसका क्लाइटेलम है, ये ग्लैंडुलर जो है, ग्लैंडुलर ऑर्गन है क्लाइटेलम। इज इट क्लियर। जस्ट अ सेकेंड, ओके सॉरी। सो वी हैव सीन कि बॉडी जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और क्लाइटेलम मैंने बता दिया क्या है ये, दिस इज अ ग्लैंडुलर टिश्यू। इज दैट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। क्लाइटेलम क्या बनाएगा, वो ऊन बनाएगा, वो भी हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं, अभी हम इसकी एक्सटर्नल फीचर देख रहे हैं, रिमेंबर दिस, अभी हम बाहर से देख रहे हैं कि हमें क्या क्या दिख रहा है। फिर आते हैं हम इसके स्पर्मेथिकल एपर्चर्स के पास। स्पर्मेथिकल एपर्चर्स क्या करते हैं, ऐसे इसके अंदर ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्पर्मेथिकल एपर्चर्स हैं बैग जैसे स्ट्रक्चर्स, ये है एक्चुअली, देखिए 5th, 6th, 6th, 7th, 7th, 8th, 8th, 9th। ठीक है, तो जो बुक में लिखा होता है, कहीं पे लिखा होता है 5th to 9th, कहीं लिखा होता है 6th to 9th, तो भाई दोनों चीजें ही सही होंगी क्योंकि दोनों ही लिखी हुई हैं।
राइट, बट ये ऐसे प्रेजेंट है, देखो फिफ्थ सिक्स्थ, यानी कि यहाँ कहीं प्रेजेंट है, देखो थोड़ा सा ये इधर फिफ्थ में भी आ रहा है, सिक्स्थ में भी आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने बनाए हैं ये क्या है, स्पर्मेथिकल अपर्चर्स। एक्चुअली जब पॉपुलेशन होगा, ठीक है, मेटिंग होगी, तब दूसरा जो अर्थवर्म इसके पास आके चिपकेगा वो अपने स्पर्म इसमें डालेगा। ओके, स्पर्म स्टोर कर लेगा ये स्पर्मेथिकल अपर्चर, यहाँ पे स्पर्म स्टोर हो जाएंगे। दैट आल्सो वी विल सी फर्दर इन दिस वीडियो, अभी हम ये भी आगे देखेंगे। सो वेट फॉर दैट, आगे बढ़ते हैं। अपर्चर्स क्लियर, ओके। अब आते हैं फिफ्थ में। अ सिंगल फीमेल जेनिटल पोर इज प्रेजेंट इन द मिड वेंट्रल लाइन ऑफ द 14th सेगमेंट। ओके, अब आता है जेनिटल अपर्चर, जेनिटल पोर, सॉरी, फीमेल जेनिटल पोर इज प्रेजेंट इन द 14th सेगमेंट। देखिए जहां क्लाइटिलम है, क्लाइटिलम 14 से स्टार्ट है, यहीं पे इसका फीमेल जेनिटल पोर भी मिलेगा। कोई बात ले लेती हूँ यहाँ पे, दिस इज अ फीमेल जेनिटल पोर। ठीक है, यहां से एग निकलेगा, ठीक है, ये एग निकल आया, सपोज ये एग है। अब मैंने बताया था ना क्लाइटिलम क्या करता है, कुकून बनाता है, तो ये एग में कुकून में आ जाएगा। अभी आगे देखेंगे ये वाली बात, है ना। सो ये क्लियर हो गया, फीमेल जेनिटल पोर इज प्रेजेंट ऑन 14th सेगमेंट, इज दैट क्लियर। आगे 14th के बाद 18th सेगमेंट में आएंगे हम, ठीक है। अ पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड्स ऑफ द 18th सेगमेंट। अब भाई जो सिंगल है फीमेल जेनिटल पोर तो एक ही है, तो भाई बीच में ही होगा, क्योंकि इनकी सिमेट्री क्या है, बायलेटरल सिमेट्री है ना। आप अर्थवर्म को अगर एक लाइन से एक्सिस से कट करके देखें तो यू विल फाउंड व्हाट, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ये बायलेटरल सिमेट्री हो गई, है ना। सो अब हम बात करते हैं 18th सेगमेंट की। 18th सेगमेंट में आ जाइए। 18th सेगमेंट पे यहाँ पे और यहाँ पे ये दो है, कितने हैं, दो। मेल जेनिटल पोर कितने हैं, दो हैं। भाई दो हैं तो बिल्कुल लेटरल साइड में होंगे ना, ये हमारी लेटरल साइड हो गई, डॉर्सल वेंट्रल लेटरल, लेटरल मतलब साइड वाली बात। इज दैट क्लियर। एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे, ये सब क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हो गया मेल जेनिटल ओपनिंग, ठीक है। अब आते हैं न्यूमरस माइन्यूट पोर्स फॉर नेफ्रिडियोपोर्स ओपन्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। इसके बाद नेफ्रिडियोपोर्स, इसके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो होते हैं नेफ्रीडिया। ओके, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, फनल जैसा ये होता है, फनल जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद एक ट्यूब सी होती है, ये ट्यूब फोल्डेड सी होती है इस तरीके से, और फिर यहाँ पे पोर खुला होता है, इस तरीके का ये एक नेफ्रिडियोपोर होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ये ओपन हो रहे हैं इसकी बॉडी पे, इज दैट क्लियर। ये देखेंगे हम अभी आगे, नेफ्रिडियोपोर हो गए। अब आगे बात है इन ईच बॉडी सेगमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट लास्ट एंड द क्लाइटिलम, ये याद रखेंगे, पहला छोड़ देना है, फर्स्ट छोड़ देना है, लास्ट छोड़ देना है, और 14th to 16th में आपका, सॉरी 16th में आपका क्लाइटिलम है वो छोड़ देना है। बाकी सब जगह आपको क्या मिलेंगे, सीटे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सीटे। फर्स्ट छोड़ देना है, यहां से शुरू करो, सेकंड से, एस शेप स्ट्रक्चर है ये ऐसे, ठीक है। तो ऐसे रिंग सी बना रहे हैं, यहाँ पे यहाँ मिलेंगे आपको सीटे, ये सीटे हैं। सो यू विल फाइंड सीटे ऑन इट्स बॉडी, कहाँ कहाँ नहीं है, पहले सेगमेंट में नहीं है, लास्ट में नहीं है, और आपका क्लाइटिलम में नहीं है। सो एस शेप सीटे हैं, एस शेप के हैं, ऐसे याद रखिए, एस शेप, ऐसी शेप बना रहे हैं। एम्बेडेड इन द एपिडर्मल पिट्स इन द मिडल ऑफ ईच सेगमेंट, तो ये सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है ना। तो पहले में तो नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है। तो यहाँ पे ये मिडल ये हुआ ना, मिडल सेगमेंट का मिडल यही तो होगा। यहाँ पे सीटे प्रेजेंट है, एस शेप सीटे यहाँ पे प्रेजेंट मिडल। सीटे कैन बी एक्सटेंडेड, भाई ये ऐसे खुल जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ऐसे खुल जाएंगे, एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड। सो they help in locomotion. In this, by this seating, this earthworm move, locomote. Is it clear? This is what we call worm casting. ठीक है, ये ऐसे आपको लड्डू लड्डू से दिख रहे, ये पॉटी है अर्थवर्म की। So this is very rich and it makes the soil fertile. फर्टिलिटी बढ़ा देती है ये सॉइल की। आगे बढ़ते हैं।
ये आपके एनसीईआरटी की इमेज है। सो लेट्स सी प्रोस्टोमियम मैंने बता दिया, पहला लिप जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये है प्रोस्टोमियम। फिर ये माउथ है, ये जो पहला सेगमेंट है दिस सेगमेंट इज व्हाट वी कॉल पेरिस्टोमियम। ठीक है, मैंने बता दिया प्रो और पेरी कैसे याद रखना है आपको। फिर ये आपकी बॉडी, इसकी बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड है, तो इस सेगमेंटेड बॉडी क्या बोलते हैं हम इनको, मेटामियर्स। इन सेगमेंट्स को बोलते हैं मेटामियर्स। यहाँ पे आपको 14th से 16th तक क्या मिलेगा, ग्लैंडुलर टिश्यू मिलेगा जिसे बोलते हैं हम क्लाइटेलम। अब भाई पीछे इसकी छोटी सी ओपनिंग दी हुई है जिसको बोलते हैं एनस। पूरी बॉडी में सीटें हैं, कहाँ कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ नहीं है, राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल रिंग ऑफ सीटें। यहाँ पे क्या है, सीटें हैं, एस शेप स्ट्रक्चर है, सीटें। ओके, सीटें हो गए। फिर आगे क्लाइटेलम मैंने बता दिया। फीमेल जेनिटल अपर्चर कहाँ पे, कौन से नंबर पे प्रेजेंट है, 14th पे। ठीक है, जहां पे क्लाइटेलम स्टार्ट हो रहा है 14 to 16 वहीं पे है फीमेल जेनिटल अपर्चर। मेल जेनिटल अपर्चर है आपका 18th पे, और ये लेटरली प्लेस्ड है, एक इधर है एक इधर है, और फीमेल बिल्कुल सेंटर में है। ओके, सो जेनिटल पैपिले हो गया, सब कुछ हो गया। ट्रांसफर ग्रुप्स और एन्युलाई मैंने बता दिया। एन्युलाई होती है रिंग जैसे स्ट्रक्चर से, रिंग रिंग बन रही है ना, तो इनको एन्युलाई बोलते हैं, इसीलिए इस फाइलम का नाम है एनेलिडा। So yeah, this is a beautiful diagram. In this picture, you can easily see this lip. Prostomium. Setae in the earthworm. These are the setae. Okay. So you can see this is the segment, or in the middle of the segment. This is the middle of the segment. Setae are present. Is that clear? आगे बढ़े। अब आते हैं इसकी एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी इज क्लियर टू यू? वंस अगेन वी विल रिकॉल। लेट्स सी, मैंने जो पिक्चर बनाई है उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस पिक्चर से आपको एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। सो व्हाट वी हैव सीन, प्रोस्टोमियम पेरिस्टोमियम क्लियर है। प्रोस्टोमियम पेरिस्टोमियम, स्पर्मेटिकल अपर्चर स्पर्म स्टोर करेगा एंड इट इज प्रेजेंट 5th to 9th बोल रहे हैं, तो 5th 6th 6th 7th 8th 7th 8th 8th 9th। अभी आप आगे देखोगे तो 6th to 9th लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो दो चीजें अलग अलग लिखी हुई है, तो ऐसे प्रेजेंट है 5th 6th 6th 7th इस तरीके से। प्री क्लाइटेलर रीजन, पोस्ट क्लाइटेलर रीजन और क्लाइटेलम रीजन, ये मैंने तीन तरह के तीन रीजन बता दिए। क्लाइटेलम के बेस पे इसकी बॉडी को 3 में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मेल जेनिटल ओपनिंग कहाँ पे है, 18th पे है, और फीमेल जेनिटल पोर आपका कौन से पे है, 14th पे है। सो दिस इज क्लियर। आगे बढ़े एनाटॉमी। अब हम देखते हैं अंदर, तो आगे अंदर बढ़ते हैं। देखो अंदर जो हम जाएंगे, देखो ये अर्थवर्म मैं बना दे रही हूँ। ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या है, इसकी क्यूटिकल की एक लेयर है। क्या है, क्यूटिकल की एक लेयर है भाई, नॉन सेलुलर है क्यूटिकल। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉलमनर सेल्स मिलेंगे, लंबे लंबे सेल्स, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं। ठीक है, इसमें से कुछ ग्लैंडुलर भी हैं, कुछ ग्लैंड बना दे रहे हैं, है ना। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स के संग ग्लैंडुलर भी है, ये ग्लैंड बना दिए। तो ये आपका हो गया कॉलमनर एपिथेलियल। ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हो गए। इसके नीचे आपको मिलेंगी मसल्स। पहले तो मिलेंगी आपको सर्कुलर मसल्स, यहाँ पे सर्कुलर मसल्स हैं। ठीक है, सर्कुलर मसल्स हैं। फिर उसके नीचे आएंगी आपकी लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स। ठीक है, तो ये मसल्स हो गई, पहले सर्कुलर फिर लॉन्जिट्यूडिनल। ठीक है, मसल्स के बाद अंदर देखो कैविटी होती है, कैविटी है इसकी ये, और इसके पास आसपास क्या होगा, इसके आसपास क्या होगा, एपिथेलियल सेल्स होंगे। इन सेल्स को बोलेंगे हम सीलोमिक एपिथेलियम। ठीक है, भाई सीलम के पास है तो सीलोमिक एपिथेलियम बोल देंगे, सीलोमिक एपिथेलियम। भाई एपिथेलियम सेल्स हमने पढ़ा, एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा था कि एपिथेलियम क्या करता है, लाइनिंग बनाता है। तो कहीं भी लाइनिंग बनानी है वो एपिथेलियम टिश्यू की ही होती है, राइट। सो बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म इज कवर्ड बाय एक्सटर्नली बाय अ थिन नॉन सेलुलर है, याद रखिए नॉन सेलुलर क्यूटिकल है। बिलो विच द एपिडर्मिस है, मैंने बता दी, उसके नीचे एपिडर्मिस है। ठीक है, जो कि उसके नीचे फिर 2 मसल लेयर सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स मिलेंगे उसके नीचे, एंड इनरमोस्ट सीलोमिक एपिथेलियम। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। ये एपिथेलियल सेल्स की जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स बनाए, ये ही एपिडर्मिस बना रहे हैं इसकी। एपिथेलियल सेल्स ही एपिडर्मिस बना रहे हैं। द एपिडर्मिस, ये लिखा हुआ है, इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स।
ठीक है। तो इसकी जो बाहर की स्किन जो बनी हुई है वो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई है, विच कंटेन सिक्रेटरी ग्लैंड सेल्स। भाई यहाँ पे इसके पास कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जो सिक्रीशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर हियर टिल हियर, राइट। अब हम आते हैं इसके एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल भाई डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेते हैं इसका, लिटिल बिट पार्ट्स तो वही हैं जो हम लोगों के अंदर होते हैं, वही हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। नंबर से आपको याद रखना है, 1 2 से 3 तक इसका है माउथ, ठीक है। 1 2 3 सेगमेंट्स माउथ के बाद इसका बक्कल कैविटी, फिर फोर्थ पे आप इसके फेरिंग्स में लिखे दिखेगा आपको, है ना। फोर्थ के बाद देखो 5 6 7, 5 6 7 देखो 1 2 3 तीन सेगमेंट का ये हो गया, फोर्थ को छोड़ दीजिए फेरिंग्स आ गया, फिर 5 6 7 का क्या होगा, फेरिंग्स के नीचे ईसोफेगस, ठीक है। 5 6 7 हो गया। फिर आपका आ गया मस्कुलर गिजार्ड जो 8 और 9 दो सेगमेंट से बना है, गिजार्ड, ठीक है। मस्कुलर गिजार्ड, राइट। मस्कुलर जो है, मस्कुलर में 8 लेटर्स आ रहे हैं, 8 अल्फाबेट्स आ रहे हैं, MUSCULAR, तो 8 से स्टार्ट है, 8 और 9 मस्कुलर गिजार्ड, राइट। उसके बाद आपका आ गया स्टमक। स्टमक स्टार्ट होता है 9 से 14 तक। देखिए ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, और 3 और 3 हो गए 6 सेगमेंट का बना है स्टमक। 9 से 14 आप काउंट कर लीजिए, 6 सेगमेंट हो गए, ये आपका हो गया स्टमक। स्टमक के बाद 15 से क्या होगा, स्टमक के बाद आ गया इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अब मैं आगे यही बनाने वाली हूँ। 1 2 3 यहाँ पे हम बना देते हैं इसका माउथ, ठीक है। फिर यहाँ पे हम इसका फेरिंग्स बना देते हैं फोर्थ पे, फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ में हम इसकी ईसोफेगस बना देते हैं, फिर 8th और 9th पे हम इसका गिजार्ड बना देते हैं, ये इसका गिजार्ड बना दिया हमने, ठीक है। 8th 9th, फिर 9th से इसकी क्या है, 9th से लेके 14th तक क्या है, इसकी स्टमक है। फिर इसकी 15th ऑनवर्ड्स क्या है, 15th ऑनवर्ड्स इसकी है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 26th पे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, केकम, प्रोजेक्शंस मिलेंगे, ऐसे केकम बोलते हैं उसको, राइट। लेट्स सी, सो दिस इज व्हाट शोन ओवर हियर, ठीक है। तो देखा स्टमक ये हो गई, द फूड ऑफ द अर्थवर्म, ये सब मैं बताऊंगी अभी। कैल्सीफेरस ग्लैंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, कैल्सीफेरस ग्लैंड्स होते हैं स्टमक में, न्यूट्रलाइज द ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन द ह्यूमस। भाई खाना क्या है इनका, इनका खाना होता क्या है, मिट्टी, ह्यूमस, पत्तियां, ये सभी तो ये खाते हैं, डिकेइंग। सो ये एक्चुअली जो मिट्टी मिट्टी खा रहे हैं, इसमें देखो ह्यूमिक एसिड होता है, ह्यूमस में ह्यूमिक एसिड होता है। तो स्टमक में क्या है इसके, जरा मैं लिख देती हूँ, स्टमक है ये है गिजार्ड, दिस इज ईसोफेगस, दिस इज pharynx, and this is buccal cavity, right। स्टमक में एक्चुअली देखो क्या है, कैल्सीफेरस ग्लैंड है, विच दे न्यूट्रलाइज ह्यूमिक एसिड, ठीक है। फिर आपकी आ गई, ये है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के पास 26th पे आपको ये जो दिख रहा है 26, इस पे आपको मिलेगा क्या, केकम, ठीक है। केकम में क्या होता है एक्चुअली, इट सीक्रेट सैलिवरी एमाइलेज विच डाइजेस्ट व्हाट, स्टार्च डाइजेस्ट करती है ना, एमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करती है, ये मिलेगी आपको। अब इसका एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द टिफ्लोसोल, ठीक है। चलो आगे लिखा होगा, यहाँ पे आते हैं। देखिए द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंटेस्टाइन आफ्टर 26th सेगमेंट, 26 सेगमेंट से इंटेस्टाइन कहां से शुरू हो रही है, इंटेस्टाइन शुरू हो रही है 15th सेगमेंट से, ठीक है। अब भाई हम बात करते हैं 26th सेगमेंट,
26 सेगमेंट के बाद टिफ्लोसोल प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप इस अर्थवॉर्म है, जैसे ये अर्थवॉर्म है, ठीक है, इसको मैं ऐसे ऐसे कट कर दूं, टीएस काट दूं मैं इसका, और अंदर में देखूं इसको ऊपर से, तो इसके अंदर आपको ऐसे फोल्डिंग भी मिलेंगी, ठीक है। कहाँ का सेक्शन ले रही हूँ मैं, यहाँ का, यहाँ से काट रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर ऊपर से देखेंगे ना आप, तो आपको इस तरीके से ऐसे फोल्डिंग मिलेगी। दिस इज फोल्डिंग इज कॉल्ड टिफ्लोसोल, टिफ्लोसोल। तो 26 के बाद ये शुरू हो जाती है, और ये कर क्या रही है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। आप हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में विलाई होती है, इन आवर बॉडी देयर आर विलाई व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया। हियर इन दिस अर्थवॉर्म इज अ टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इज दैट क्लियर? सो एक्सेप्ट द लास्ट 23rd to 25th सेगमेंट। अगर आप पीछे से देखो 23rd से 25th सेगमेंट, वहां पे नहीं मिलेगा टिफ्लोसोल, लेकिन 26 सेगमेंट के बाद होगा। यहां से देख रहे हो ना, तो 26 सेगमेंट के बाद होगा, लेकिन पीछे से अगर आप सेगमेंट काउंट करेंगे तो 23, 25 के बाद नहीं। ओके, इज दैट क्लियर? एक्सेप्ट द लास्ट 23rd और 25th सेगमेंट, यानी कि पीछे के जो 23 और 25 मतलब 23 सेगमेंट या 25 मान लीजिए एवरेज, उसमें नहीं मिलेगा, राइट। सो दिस इंक्रीज द इफेक्टिव एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो है एब्जॉर्प्शन के लिए इसने एरिया को इंक्रीज कर दिया है। Alimentary canal opens to the exterior of small rounded aperture called anus. So at the end you will find what? You will find anus for excreting the undigested waste. The ingested organic rich soil passes through the digestive tract where digestive enzymes break down complex food into smaller absorbable unit. अब जो इन्होंने खाया है, ठीक है, ऑर्गेनिक रिच जो मिट्टी खाई है इन्होंने, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गई, वहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज हुई, सारा फूड जो कॉम्प्लेक्स था वो ब्रेक डाउन हो गया सिंपल में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आप जानते हो, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, एमाइनो एसिड उसकी सिंपल फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ग्लूकोज सिंपल फॉर्म होती है ना, ये सिंपल फॉर्म में टूट जाता है। These smaller molecules are absorbed through intestinal membrane and are utilized, ठीक है। सिंपल फॉर्म में टूटा फूड और वो यूज हो गया बॉडी में। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हो गया सब कुछ? सो शुरू से स्टार्ट करना है। देखो पहले होगा बक्कल कैविटी, ऑब्वियसली हमारी बक्कल कैविटी है, फिर हम पीछे की तरफ जाए हमारा होता है फेरिंग्स, फिर हमारी होती है इसोफेगस। इसोफेगस के पास इनके पास एक चीज और आ जाती है, वो है गिजार्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिजार्ड देखिए ऐसे इसमें क्यूटिकल की क्यूटिन की लेयर, वो टीथ होते हैं क्यूटिन के, तो भाई वो फूड को ग्राइंड करते हैं ऐसे कटर कटर, उनके टीथ तो होते नहीं है तो उसमें चर्न कर देते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे लिखा होगा गिजार्ड के बारे में। इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग, जैसे मिक्सी चला दो ना, ग्राइंड कर देते हैं, ऐसे ये ग्राइंड कर देते हैं सॉइल पार्टिकल्स एंड डिकेइंग लीव्स को। ओके, सॉइल पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े साइज के हैं, उसको इन्होंने क्रश कर देना है, ये क्रश कर देगा गिजार्ड, और पत्तियां वगैरह को भी। इज इट क्लियर? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सर्कुलेटरी सिस्टम पे आ जाइए। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखेंगे, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि क्लोज होता है। कैसा होता है? क्लोज्ड। अब भाई इसके एनलिडा के पास बाद जो नेक्स्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा, जिसमें आपके इंसेक्ट्स वगैरह कॉकरोच वगैरह आ गए, उनमें होता है ओपन, है ना ताज्जुब की बात कि भाई ये पीछे आ रहा है। एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग इनमें ये खासियत अच्छी है, ठीक है, एडवांस कैरेक्टर है ये इनका, कि इनके अंदर क्या है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। भाई क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है तो कुछ हार्ट जैसा स्ट्रक्चर भी मिलेगा, ब्लड वेसल्स भी मिलेंगे, और कैपिलरीज भी मिलेंगी। हार्ट भी मिलेगा, ब्लड वेसल्स भी मिलेंगे, कैपिलरीज भी मिलेंगे। हार्ट कुछ इस तरीके का है, बट प्रॉपर हमारी तरह का हार्ट नहीं है, दो ऑरिकल दो वेंट्रिकल नहीं है। इट इज कॉल्ड एओर्टिक आर्क, ठीक है, ऐसी आर्क सी बन रही है। इज इट क्लियर? अब ये कितनी होती है? 5 पेयर में होती है, 10 होती है टोटल, ठीक है, 5 पेयर। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 दिख रही है, लेकिन ये कितनी होती है? 5 पेयर में 10 होती है, इतनी 10 आ जाए। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं कि भाई इसमें कैपिलरीज भी होती है, तो ये हर जगह ब्लड पहुंचा रहे हैं। इसकी बॉडी वॉल पे भी ब्लड पहुंचेगा, इसकी बॉडी वॉल पे भी ब्लड पहुंचेगा। फिर इसमें नर्व कॉर्ड्स होती हैं, उन पे भी नर्व्स वगैरह होती है ना, नर्व्स पे भी ब्लड पहुंचेगा। इनकी गट में, ये गट है, इसमें भी ब्लड पहुंचेगा, ये पूरा गट है। इज दैट क्लियर? तो हर जगह ब्लड पहुंचता है, राइट। अब आप देख रहे हो ये जो मैंने आपको बताई थी कि भाई ऊपर से अर्थवॉर्म को देखोगे तो ये सेंटर में ऐसी लाइन सी दिखेगी, ये क्या है? डॉर्सल, ये लिखा हुआ है डॉर्सल ब्लड वेसल, ऊपर की तरफ ब्लड वेसल जो दिखती है।
शायद नहीं, हाँ इसमें दिख रहा है, देखो ये देखो बीच में आपको ये दिख रही है ना ऊपर से, दिस इज व्हाट वी कॉल डॉर्सल ब्लड वेसल्स। ओके, ये डॉर्सल ब्लड वेसल है। कौन सी स्लाइड में पहुंच गए थे हम? राइट। तो फैटिमा का क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स भी है, कैपिलरीज भी है, हार्ट भी है। ड्यू टू क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कन्फाइंड टू द हार्ट एंड द ब्लड वेसल। भाई क्लोज्ड है तो इसी में ब्लड घूमता रहता है, बाहर नहीं निकलेगा ब्लड, राइट। सो इसमें होती है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका जो ब्लड है घूमता रहता है इसकी बॉडी में। Keep blood circulating in one direction. Smaller blood vessels supply the gut, nerve cord and body wall. भाई कैपिलरी में छोटी छोटी वेसल्स हैं तो हर जगह ब्लड जा रहा है। इसका ब्लड होता है रेड, रेड कलर का ब्लड होता है इसमें, रिमेंबर दिस, ब्लड रेड कलर का होता है, लेकिन रेड आरबीसी नहीं होते हैं। तो भाई इसका जो प्लाज्मा होता है ना, उस प्लाज्मा में ही हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इसके प्लाज्मा में ही है, ठीक है, नो रेड ब्लड सेल। नाउ इसके अलावा ब्लड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट। ये याद रखना है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सेगमेंट में इसके, यहाँ पे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सेगमेंट में यहाँ पे इसको ब्लड ग्लैंड्स, सॉरी यहाँ पे ग्लैंड्स मिलेंगे। ओके, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट में हाँ ब्लड ग्लैंड्स मिलेंगे। ओके, दे प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये ब्लड के सेल्स बना रहे हैं और हीमोग्लोबिन बना रहे हैं, आरबीसी नहीं होता, ये याद रखना है। तो जो ब्लड के सेल्स हैं वो फैगोसाइटिक होते हैं, कोई भी जर्म्स वगैरह आया, कोई भी माइक्रोब आया, उसको ये खत्म कर सकते हैं। ओके, सो दे आर फाइगोसाइटिक सेल्स एंड दे ईट द जर्म्स और माइक्रोब। तो ये ब्लड सेल्स कहाँ पे है? फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट में, सॉरी ब्लड सेल्स नहीं, ब्लड ग्लैंड्स। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सेगमेंट में ब्लड ग्लैंड्स हैं, रिमेंबर दिस। ओके, हो गया क्लियर। अर्थवॉर्म लैक्स स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग, भाई ब्रीदिंग डिवाइस तो है नहीं, रेस्पिरेशन होता है इसकी अकर थ्रू मॉइस्ट बॉडी सरफेस इनटू देयर ब्लड स्ट्रीम। तो भाई डायरेक्टली ये यहाँ से एयर है, इस इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लड में इनके चली जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता इनमें। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर हो गया। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज है, हर जगह कैपिलरीज ब्लड पहुंचा रही हैं। और आप ये देख सकते हो ये डॉर्सल ब्लड वेसल है, ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे ये वेंट्रल है, ये नीचे की तरफ है। ठीक है, अब भाई यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है इसकी गट के पास ये जो ब्लड है, ये लेटरल ईसोफेगल वेसल है, ईसोफेगल मतलब ईसोफेगस से होती हुई जा रही है, तो वहां पे भी ब्लड पहुंच रहा है इसके, राइट। अब ये आई आपकी कमिशुरल वेसल, यानी कि ऊपर की और नीचे की वेसल को जो जोड़ रही है, ये कमिशुरल वेसल है। ठीक है, सब न्यूरल वेसल मतलब ये न्यूरॉन जो इसका नर्व्स वगैरह है उनको उनके आसपास हैं, उनको ब्लड की सप्लाई मिल रही है, राइट। So this is all about circulatory system. Let's move ahead to the excretory system. Excretory system मैंने आपको बताया, इनके पास सेगमेंटली अरेंज्ड कॉइल ट्यूब्यूल्स है कॉल्ड नेफ्रिडिया। क्या है इनके पास? नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया होते हैं तीन तरह के, नेफ्रिडिया इंटेग्यूमेंट्री, pharyngeal, PHARYNGEAL, pharyngeal and septal, septal है, septum है, pharyngeal, septal and integumentary। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्री तो इंटेग्यूमेंट्री मतलब स्किन पे प्रेजेंट है, पैरेंगियल फेरिंग्स के पास है। ठीक है, ऐसे टफ्ट में, यहाँ पे ये नेफ्रिडिया होंगे टफ्ट में है। ओके, और ये जो है सेप्टल, सेप्टल आपके जो बॉडी के सेगमेंट्स हमने देखे थे ये यहाँ पे प्रेजेंट है, सेप्टम पे। इंटेग्यूमेंट्री हो गया स्किन पे। इंटेग्यूमेंट्री थर्ड से शुरू होते हैं, थर्ड सेगमेंट से शुरू होते हैं और एंड तक होते हैं। सेप्टल 15th से शुरू होते हैं और एंड तक होते हैं। फेरिंगियल 4th, 5th और 6th में प्रेजेंट होते हैं, 4th, 5th और 6th में, राइट। चलो फिगर देख लेते हैं इसकी। तो पहले तो हम फेरिंगियल देख लें, ये रहे टफ्ट ऑफ फेरिंगियल नेफ्रिडिया, ये दिख रहे हैं, ये इसके अंदर नेफ्रिडिया है, टफ्ट ग्रुप है यार, ये ग्रुप है। ठीक है,
फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, और मैंने आपको बताया थर्ड से कौन सा शुरू हो जाते हैं, थर्ड से पूरी एंड तक होते हैं कौन से, इंटेग्यूमेंट्री, जो स्किन पे ये दिख रहे हैं आपको, स्किन पे पोर पोर से दिख रहे हैं। अब क्या इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए एक्चुअली दे एक्सक्रीट द मेटाबॉलिक वेस्ट, है ना, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वही बाहर भेजते हैं, है ना। तो भाई ये जो है फेरिंगियल नेफ्रिडिया, ये जो ट्यूब्स आ रही है ये कहाँ जुड़ रही है, फेरिंग्स में आके जुड़ रही है ना, तो इनका वेस्ट फेरिंग्स में आ जाता है और फिर ये जो वेस्ट है एनएस के थ्रू निकलता है, राइट, एनएस के थ्रू निकलता है ये वाला वेस्ट। तो फेरिंगियल और सेप्टल, फेरिंगियल और सेप्टल, सेप्टल नेफ्रिडिया भी यहाँ से सारा वेस्ट कलेक्ट करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, और यहाँ पे इंटेस्टाइन में भेज देते हैं, कहाँ भेज देते हैं, इंटेस्टाइन में। तो ये वेस्ट भी इंटेस्टाइन के थ्रू आता है, ठीक है। तो फेरेंगियल नेफ्रिडिया और सेप्टल नेफ्रिडिया, तो इंटेस्टाइन के थ्रू वेस्ट निकलता है ये वाला। इंटेग्यूमेंट्री वाला जो वेस्ट है वो डायरेक्ट बाहर निकलता है, ये पोर्स होते हैं बॉडी में, तो पोर्स के थ्रू बाहर निकलता है, राइट। तो समझ में आई। अब ये जो स्ट्रक्चर है नेफ्रिडियम का, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फनल शेप, इसके पास फनल शेप एक स्ट्रक्चर होता है, फिर इसके पास ट्यूब होती है, ट्यूब थोड़ी कॉइल्ड होती है, और फिर एक पोर होता है। और इनका हमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है कि ये नेफ्रोस्टोम क्या होता है, नेफ्रिडियोपोर क्या होता है, इतना डिटेल में नहीं जानना। ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर है ये मेटाबॉलिक जो वेस्ट है उसको कलेक्ट करता है और फिर ट्यूब में भेज देता है। अब ये ट्यूब जो है, ये पोर अगर बाहर खुल रहा है तो बाहर निकल जाएगा, और ये पोर अगर यहाँ पे खुल रहा है इंटेस्ट इसकी गट में, तो भाई गट के थ्रू वो वेस्ट निकल जाएगा। मैंने बता दिया आपको, फेरिंगियल नेफ्रिडिया एंड सेप्टल नेफ्रिडिया कहाँ भेज रहे हैं, गट में भेज रहे हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। इंटेग्यूमेंट्री कहाँ भेज रहे हैं, बाहर। बस यही लिखा हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। Still anything is left, any problem is there, you write it in the comment box, I will definitely give the answer। आगे बढ़े। अब आते हैं इसके नर्वस सिस्टम के पास। भाई नर्वस सिस्टम क्या है, देखिए इसका वेंट्रल सरफेस पे हमारा क्या पीछे की तरफ है ना, हमारी जो वर्टिबल कॉलम है उसके अंदर जा रही है स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पीछे हो गया है ना, इनका क्या है वेंट्रल, आगे की तरफ, यानी कि जमीन पे ऐसे चल रहे हैं तो नीचे की तरफ, नीचे है इनका, समझ में आई ये वाली बात। अब यहाँ पे क्या है, नर्व कॉर्ड क्या है, पेयर में, एक नर्व कॉर्ड ये हुई, एक नर्व कॉर्ड ये हुई, पेयर में है, और ये नर्व कॉर्ड क्या बना रही है, गैंग्लिया बना रही है, ये ऐसे बीच बीच में आपको गैंग्लिया मिलेंगे, यानी कि सेल बॉडी का झुंड होता है, ठीक है, सेल बॉडी जो होती है ना उसका जो झुंड होता है ना उसको हम बोलते हैं गैंग्लिया, राइट। तो यहाँ पे आपको गैंग्लिया मिलेंगे। अब ये नर्व कॉर्ड दो हो गई, मैंने बता दी दो होती हैं, और हाँ, और वेंट्रल होती है, ठीक है, वेंट्रल है, और पेयर्ड नर्व कॉर्ड होती है, दो होती है, राइट। और इसके बाद नर्व कॉर्ड इन द एंटीरियर रीजन, नर्व कॉर्ड आगे की तरफ आई, ठीक है, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ आई। अब देखो ये नीचे से आ रही है, अब ये ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे पीछे की तरफ, यहाँ से आई और पीछे फेरिंग्स से होती हुई ऊपर, ऊपर की तरफ इसने सेरिब्रल गैंग्लिया बना लिया, क्या बना लिया, सेरिब्रल गैंग्लिया। ये देख रहे हैं आप, ये ब्रेन जैसे सेरिब्रल गैंग्लिया बोलेंगे, ये यहाँ पे इसने एक रिंग सी बना ली, ओके, यहाँ से आई, दो नर्व कॉर्ड आई, ये ऐसे हो गई, बाइफरकेट हो गई, और फिर ये आगे ऊपर सेरिब्रल गैंग्लिया इन्होंने बना लिया, जो कि ब्रेन बनना शुरू हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। और क्या कहते हैं, बाइफरकेट हो गई लेटरली, एनसर्कलिंग द फेरिंग्स, फेरिंग्स को इसने एनसर्कल कर लिया, है ना, एंड जॉइंस द सेरिब्रल गैंग्लिया। तो ये सेरिब्रल गैंग्लिया है, ये मैंने अभी दिखाया था, ये डॉर्सली टू फॉर्म अ नर्व रिंग, है ना, ये नर्व रिंग यहाँ से ये बन रही है, रिंग सी जैसी बन रही है, ओके। तो ये आपको क्लियर हो गया। द सेरिब्रल गैंग्लिया along with other nerves in the ring integrate sensory input as well as command muscular responses of the body। अब इसी की वजह से ये रेस्पॉन्स देते हैं, राइट। तो इनके पास नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, और ये आपको दिख रहे हैं बीच बीच में, ये जो दिखाए हैं ये क्या है, ये गैंग्लिया है, ओके, और ये नर्व कॉर्ड है, दिस इज द नर्व कॉर्ड। तो दो नर्व कॉर्ड है, पेयर में है नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड आगे की तरफ आके बाइफरकेट हो गई है, और ऊपर आप देख सकते हो सेरिब्रल गैंग्लिया इन्होंने बना लिया है। इज इट क्लियर, ये वाली बात समझ में आ गई। और इनके हार्ट मैंने आपको बताए थे, एनसीईआरटी में जो है 4 दिखाए, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, ओह इसमें तो कुछ ज्यादा दिखाएंगे, 6 7 और भी दिखाए हुए हैं, 5 होते हैं, ठीक है, 5 पेयर में होते हैं। Okay, sensory system does not have eyes but does possess light and touch sensitive organs। मैं इनके पास आईज तो है नहीं, आंखें तो है नहीं,
लेकिन फिर भी ये लाइट को सेंस कर सकते हैं, लाइट को सेंस कर सकते हैं, टच, कोई टच करे तब भी सेंस कर सकते हैं, और भाई केमिकल को भी टच कर सकते हैं, यानी कि कीमोरिसेप्टर्स भी होते हैं। टच का जो रिसेप्टर होता है एक्चुअली उनको बोलते हैं गस्टेटरी। लाइट का जो रिसेप्टर होते हैं फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो भाई रिसेप्टर्स इनके पास प्रेजेंट है, तो भाई इनको पता चल जाता है कि दिन है कि रात है, कब बाहर निकलना है कब नहीं निकलना है, तो दे नो। सो वर्म्स हैव स्पेशलाइज्ड कीमोरिसेप्टर्स भी है, क्या खा रहे हैं, कौन सी मिट्टी खा रहे हैं, स्वादिष्ट है कि नहीं है, दे नो दैट, राइट, विच रिएक्ट टू केमिकल स्टिमुलाई, दीज सेंस ऑर्गन्स आर लोकेटेड ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द वर्म। तो यानी कि ये सब एंड जो रिसेप्टर्स दिखाएं ये आगे की तरफ मिलेंगे वर्म में, पीछे की तरफ नहीं है, सब आगे की तरफ है। आगे से सेंस करेगा भाई, पीछे से क्या करेगा, सेंस करके। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा बस ध्यान से सुनना है, नथिंग टू वरी इन दैट, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। अर्थोम इज हर्माफ्रोडाइट, ये समझ में आ गया, दोनों सेक्स टेस्टिस और ओवरी एक ही बॉडी में प्रेजेंट है ना। देयर आर टू पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द 10th एंड 11th सेगमेंट। 10th और 11th सेगमेंट में इसके क्या है, टेस्टिस है। 10th यहाँ पे मान लीजिए और यहाँ पे, और ये एक पाउच जैसे में सेक जैसे स्ट्रक्चर में क्या है, एनक्लोज्ड है। इज इट क्लियर। 10th एंड 11th सेगमेंट, ये आप देख रहे हो 10th और 11th सेगमेंट है, यहाँ पे ये क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस सेक्स विद टेस्टिस, ये सेक है, टेस्टिस का सेक है, ओके। फिर इसके पास और क्या है, देयर इज अ वासा डिफरेंशिएट रन्स अप टू 18th सेगमेंट। फिर इसमें से निकल रही है वासा डिफरेंशिया, जो कि कहां तक जा रही है, 18th सेगमेंट, ओके। क्या याद किया हमने, देखो टेस्टिस, टी आ रहा है, टी, टी से 10th याद रख सकते हैं आप, 10th सेगमेंट और 11th सेगमेंट, ओके। टेस्टिस है 10th और 11th सेगमेंट में। उसके बाद इस टेस्टिस से निकल रही है वासा डिफरेंशिया, जो कहां तक जा रही है, 18th सेगमेंट तक, कहां तक जा रही है, 18th सेगमेंट, ठीक है। फिर आते हैं वेयर दे जॉइन द प्रोस्टेटिक डक्ट, जहां पे ये अभी ये जो जा रही है ना वासा डिफरेंशिया, ये प्रोस्टेटिक डक्ट को ज्वाइन करेगी, आगे बताऊंगी। टू पेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन वन पेयर ईच इन 17th एंड 19th सेगमेंट। यहां पे 17th एंड 19th, सॉरी गलत बनाती हूँ, ये है एसेसरी ग्लैंड्स, ओके। 10th और 11th में हमें मिल गई क्या, 10th टेस्टिस, जो मैंने अभी बताया, टी से याद रखना, टेस्टिस है, टेस्टिस विद सेक, ओके। और एसेसरी ग्लैंड्स मैंने आपको बता दिए, ये है वासा डिफरेंशिया, कहां तक जा रही है, ये 18th सेगमेंट तक जा रही है, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड हमने बता दिया, देखिए 18 तक वासा डिफरेंशिया जा रही है, 18 से ऊपर एक ऊपर का ले लीजिए 17, एक 18 छोड़ दो 19 ले लो, ठीक है। 18 17 और 19 में एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ये एसेसरी ग्लैंड्स हो गए। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, द कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट ओपन्स to the exterior by a pair of male genital pore on the ventrolateral side of the 18th segment। ये हमने पहले देख लिया कि इसका जो जेनिटल पोर है वो कहां पे है, 18th सेगमेंट में मिलेगा। यहां पे इसका जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और जो 18th सेगमेंट है ना, यहाँ पे ओपनिंग है, प्रोस्टेट ग्लैंड और ये जो आ रही है वासा डिफरेंशिया, ये दोनों मिल जाती हैं, डक्ट मिल जाती है, यहाँ पे ओपनिंग बन रही है इनकी। वेंट्रल साइड में जो हमें दिखेगी मेल जेनिटल, जो इसमें नहीं दिखाया हुआ है, मेल जेनिटल पोर, जो कि 18th सेगमेंट में मिलेगा।
फिर हमने देखे थे यहाँ पे स्पर्मथिकल 5th 6th 7th 5th 6th 7th 8th 9th, इस तरीके से 5 6 मैंने आपको बताया था, 5 6 6 7 8 9 ऐसे बताए थे। ये क्या है? स्पर्मथिके, स्पर्मथिके। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज रह गई जो थी सेमिनल वेसाइकल्स। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल्स ये है इनके सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल्स का रोल क्या है? सेमिनल वेसाइकल्स का रोल क्या है? एक्चुअली सेमिनल वेसाइकल्स स्टोर, ये जो स्पर्म्स जो आते हैं वो मैच्योर करता है, ये इसको स्पर्म्स को मैच्योर करेगा। कौन? सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड्स एक्चुअली एक सिक्रीट करते हैं लिक्विड जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो जब अर्थवर्म अटैच करेंगे ना, तो इसका जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो अटैचमेंट में हेल्प करेगा ड्यूरिंग कॉपुलेशन। इज इट क्लियर? अब ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक्चुअली जो स्पर्म्स होते हैं उनकी मोटिलिटी इंक्रीज करता है, मोटाइल हो जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन की वजह से। समझ में आया? तो टेस्टिस में बने वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे मेल जेनिटल कोर है, वहां से ये जो है स्पर्म्स निकल जाएंगे और दूसरे अर्थवर्म में, उस दूसरे अर्थवर्म के स्पर्मथिके में। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी ये ऐसे लगते हैं उल्टे। ओके, जब ये कोपुलेशन करते हैं ना, तो इसका मुंह ये है, तो इसका मुंह ये ऐसे लगेंगे ये, तो जिससे वो अपने जेनिटल कोर से उसके स्पर्मथिके में क्या करते, स्पर्म को एंटर करा दे। ओके, तो मेल जेनिटल कोर मैंने बताए थे आपको, 2 है इसके पास, 2। ये सब क्लियर हो गया? अब आते हैं इसकी ओवरीज पे। सो आगे बढ़ते हैं। 4 पेयर ऑफ स्पर्मथिके मैंने बता दिए। देखो यहाँ पे 6 to 9 लिखा है, पहले 5th to 9 लिखा हुआ था। दे रिसीव एंड स्टोर स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग कॉपुलेशन। स्पर्मथिके का रोल लिखा हुआ है कि वो रिसीव करते हैं स्पर्म्स को कॉपुलेशन के टाइम पे। 1 pair of ovary is as an intersegmental septum of 12th and 13th segment। अब बात करते हैं 12th and 13th segment की। ये जो सेप्टम दिख रहा है, यहाँ पे क्या है? ओवरीज है। ओके, ओवरीज के नीचे ये ओवेरियन फनल हो गई, ये ओवी डक्ट हो गई। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। सो ओवेरियन funnel are present beneath the ovaries which continues into oviduct, joins together and open on the ventral side as a single medium seminal genital। कुछ नहीं, ये बता दिया, ओवेरियन फनल है और ये ओविडक्ट है। ओके, तो ओवरी से एग आया, ओवेरियन फनल ने रिसीव कर लिया, ओविडक्ट में पहुंच गया, और ओविडक्ट से यहाँ से एक ओपनिंग है 14 सेगमेंट में, मैंने बताया था आपको, है ना। 14 से 16 सेगमेंट तक क्या है? ये पूरा क्लाइटेलम है। तो यहाँ पे 14 सेगमेंट में क्या है? ओपनिंग है, फीमेल जेनिटल कोर है। तो यहाँ से एग आएगा, फीमेल जेनिटल कोर में से निकल जाएगा, कहाँ पे? आगे बात करेंगे। ये सब क्लियर हुआ? पहले तो ये बात करते हैं टेस्टिस। टी से याद रखना है, 10th और 11th सेगमेंट में टेस्टिस है। ओके, टेस्टिस के बाद आप देख सकते हो वासा डिफरेंशिया है, जो 18th सेगमेंट तक जा रही है। 18 सेगमेंट तक वो जा रही है। 18 सेगमेंट में आप देख सकते हो, 18 सेगमेंट का यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेंगे। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जिसका सेगमेंटेशन नहीं दिया हुआ है, बस प्रोस्टेट ग्लैंड याद रखना है आपको। प्रोस्टेट ग्लैंड की जो डक्ट है और जो ये वासा डिफरेंशिया है, इनकी कॉमन डक्ट मिल जाती है एक, और ये ओपनिंग खुलती है वेंट्रल साइड में। वेंट्रल साइड समझ के, फ्रंट साइड में खुलते हैं दो ओपनिंग है। मेल जेनिटल कोर 2 है, याद रखना है। यहाँ से स्पर्म निकल के बाहर आएंगे। ओके उसके अलावा मैंने बता दिया एक्सेसरी ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, 17th और 19th। वासा डिफरेंशिया 18th तक जा रही है
और एक ऊपर और एक नीचे पेयर में है। 17th में 2 मिलेंगे, 19th में 2 मिलेंगे। क्या है ये? एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये इनका सिक्रीशन अटैचमेंट में हेल्प करता है, दोनों अर्थवर्म को अटैचमेंट में हेल्प करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज करेंगे, और ये सब दिया नहीं है, दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज। सेमिनल वेसिकल स्पर्म को मैच्योर करेंगे, ठीक है। टेस्टिस से निकले स्पर्म, सेमिनल वेसिकल में गए, वहां वो मैच्योर होंगे, फिर वो चले जाएंगे वासा डिफरेंशिया के थ्रू, कहाँ पे? प्रोस्टेट की डक्ट आएगी, वहां से उसका सिक्रीशन आएगा, स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज होगी, और जेनिटल पोर से वो बाहर। आगे बढ़े। नाउ यू कैन सी हियर, अभी हमने देखा स्पर्मेटिकी आर प्रेजेंट वेयर, 5th से 9th सेगमेंट तक, यहां तक मान लीजिए स्पर्मेटिकी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने देखा, बताया था आपको मेल जेनिटल पोर है, ठीक है। यहाँ पे 2 मेल जेनिटल पोर है, इन्होंने स्पर्म दिए, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्टेक्ट हुआ, यहाँ पे स्पर्म डाल दिया, यहाँ पे स्पर्म डाल दिया, यहाँ पे, ठीक है। सब चारों स्पर्मेटिकी में स्पर्म भर गए अब, ओके। अब ये याद रखिएगा कि जो अर्थवर्म होता है वो प्रोटेंडरस होता है, यानी कि इनका जो मेल ऑर्गन है ना वो मैच्योर होता है पहले, ठीक है, इसीलिए स्पर्म पहले मैच्योर हो जाते हैं। स्पर्म इसने कॉपुलेशन, यानी कि जब रेनी सीजन होता है तो ये कॉपुलेशन करते हैं, बाहर आके कॉपुलेशन किया और ऐसे ये जुड़ जाते हैं, जक्स्टापोजिंग इनकी जो पोजीशन है अपोजिट, और ये यहाँ से इसने अपने स्पर्म को उसके स्पर्मेटिकी में डाल दिया। इज दैट क्लियर? अब आते हैं क्लाइटेलम के पास। क्लाइटेलम 14 से 16 सेगमेंट, यहाँ पे मैंने बताया था फीमेल का जेनिटल पोर है, यहाँ से एग निकला, यहाँ से एग निकला। अब ये क्लाइटेलम क्या करेगा? कुकून लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। क्लाइटेलम एक सिक्रीशन निकालता है, कुकून जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, उसमें एग भी है। क्या है? एग भी है। अब ये जो है अर्थवर्म कुकून जो है ना आगे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, ऐसे शिफ्ट होता है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से स्पर्म भी आ जाएंगे। समझ में आई? अर्थवर्म के ऊपर ये जो है क्लाइटेलम, इसने क्या बनाया? इसने कुकून जैसा स्ट्रक्चर बनाया, इसके पास है एग, इसमें एग है, ठीक है। अब ये क्लाइटेलम आगे 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 शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, जहां से वो भी आ जाएंगे, कौन? स्पर्म्स, ठीक है, स्पर्म भी आ गए। अब ये बाहर निकल के बाहर आ गया अर्थवर्म से, ये हो गया कुकून, ओके। इस कुकून के अंदर क्या है? एग्स भी हैं और स्पर्म भी हैं, ये दोनों फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे, है ना, फर्टिलाइजेशन होगा और यहाँ से बन जाएंगे वॉर्म। अब याद रखना है कि यहाँ पे कोई लार्वा स्टेज नहीं होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, बाहर हो रहा है बॉडी के, रिमेंबर दिस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। सो यू कैन सी दिस इन दिस पिक्चर हाउ दे आर कॉपुलेटिंग, ठीक है। अपोजिट पोजीशन है, इसका ये माउथ है तो भाई इसका ये माउथ है, तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। A mutual exchange of sperm occurs between two worms during mating. One worm has to find the another worm and they mate juxtaposing opposite gonadal openings. Right? Opposite gonadal openings हो गई। Exchanging packets of sperm called spermatophores. तो भाई sperms जो होते हैं पैकेट्स के अंदर होते हैं, जिसको बोलते हैं spermatophores. Sperms के पैकेट्स हैं, right? तो मैच्योर स्पर्म एंड एग सेल्स एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड आर डिपोजिटेड इन द कुकून। तो भाई कुकून के अंदर क्या क्या है? समझ में आ गया? एग है, स्पर्म है, और कुछ और भी खाना पीना होगा, न्यूट्रिशन, ठीक है, जो उनको जरूरत है। बाय द ग्लैंड ऑफ क्लाइटेलम, क्लाइटेलम के ग्लैंड ने ये सब कुकून बना दिया। कुकून समझ गए आप? फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ये याद रखेंगे, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर विद इन द कुकून, कुकून के अंदर होगा, जो कि सॉइल में ये छोड़ दिए जाएंगे। कुकून सॉइल में छोड़ दिए जाते हैं, और कितने? एक कुकून होल्ड्स द वॉर्म एम्ब्रियो, है ना, एक कुकून के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं। 3 वीक के बाद ईच कुकून प्रोड्यूसेस 2 to 20 बेबी वॉर्म्स, 2 से 20 तक इसमें से बेबी वॉर्म्स निकल सकते हैं, और अगर एवरेज की बात करें तो 4 हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अर्थवॉर्म इज डायरेक्ट, नो लार्वा, लार्वा स्टेज नहीं है। फ्रॉग का लार्वा आप जानते हो टेडपोल बनता है, फिर फ्रॉग बनता है, लेकिन यहाँ पे कोई लार्वा नहीं है, डायरेक्ट वॉर्म बनेंगे। अर्थवर्म को फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बोलते हैं बिकॉज दे मेक द बरोज इन द सॉइल, ठीक है। मिट्टी में क्या करते हैं कि बरो बरो बनाते हैं, जिसकी वजह से एयर ही हो जाती है जो मिट्टी है। भाई प्लांट को सांस भी तो लेनी है, एयर कहाँ से मिलेगी? पोरस सॉइल होनी चाहिए, है ना, अच्छी खासी पोरस भी होनी चाहिए, पानी भी होल्ड, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। भाई पोरस होगी तो भाई जो सैंडी सॉइल है वो तो बहुत पोरस होती है, वो भी सही नहीं है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एयर होल्डिंग कैपेसिटी दोनों होनी चाहिए। तो भाई ये बरोज बनाते हैं सॉइल में, एंड मेक्स इट पोरस which help in respiration and penetration of the developing plant roots। तो इजीली प्लांट की जो रूट है वो अंदर पेनिट्रेट कर सकती हैं,
and the process of increasing fertility of the soil by earthworm is called वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग आप जानते हो, वर्म की हेल्प से कंपोस्ट बनाया जाता है। इज इट क्लियर? दे आर ऑल्सो यूज इन बेट इन गेमिंग फिशिंग। क्या कह रहा है ये कि जो फिश होती है मछलियों को पकड़ने के लिए वर्म्स को ऐसे, ये वर्म है, ये टांग दिया, ठीक है, तो मछली आती है, मछली को ये वर्म हिलता डुलता नजर आता है ना भाई, इनमें अच्छा खासा बहुत कोई मर तो जाएंगे नहीं ऐसे लटका दोगे तो वर्म्स को, लेकिन ये वर्म्स ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे, जिसकी वजह से मछलियां बहुत अट्रैक्ट होती हैं एंड दे कम हियर to eat them, then they get trapped. So bait in game fishing they are used. I hope this is very clear to you. Thank you for watching this video and please subscribe this channel if you are seriously liking my videos, and please give your valuable feedback. Please एक line लिख दीजिए that my videos are helpful or not. Okay, जिससे कि I will get motivated and make more and more useful videos for you. ठीक है, thank you.